मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। प्राइम एट 4 में आपका स्वागत है। कौन कौन सी खबरें प्राइम एट 4 में डिटेल में आगे हम आपके सामने रखने वाले, चलिए फटाफट से सबसे पहले आपको वो बता देती हूं। तो आज आपके लिए बड़ी खबर बताते हैं। कोडिन कफ सिरप पर योगी का बहुत बड़ा बयान आज सामने आया। ऐसी कार्रवाई होगी कि फातिहा के लायक नहीं रहेंगे, आपको फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। सच हमेशा कड़वा होता है, योगी ने कहा। आप सभी को सच सुनने की आदत नहीं है। तो विपक्ष पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई बड़ी बातें कही। कोडिन मामले में अब तक 77 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, योगी ने यह भी बताया। और साथ ही कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी कि फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। सीधे सीधे अखिलेश यादव पर यह हमला किया। इलीगल डाइवर्जन को हम लोगों ने एनडीपीएस के अंतर्गत लेकर के इस पे प्रभावी कार्रवाई की है और हमारी कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश में 2 नमूने, एक दिल्ली में एक लखनऊ में। योगी ने आज ये भी कहा। कफ सिरप कांड पर विधानसभा में सीएम योगी का बयान। कफ सिरप कांड का मास्टरमाइंड 2016 में पकड़ा गया और उन्होंने कहा कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। यूपी में कोडिन कफ सिरप से कोई मौत नहीं, समय आने पर दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी करेंगे। ये बातें भी उन्होंने आज सदन के अंदर कही हैं। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और योगी के इन बयानों पर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। 2 नमूने वाले उनके बयान पर यह जवाब अखिलेश यादव ने दिया। संवैधानिक पद पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें, मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव देखिए क्या लिख रहे हैं। आत्मस्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। और यूपी विधानसभा में सत्र के दौरान एसपी के विधायकों ने कोडिन युक्त कफ सिरप के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया और चर्चा की मांग की। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोडिन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई और सरकार जब अपना पक्ष रख रही है कि कोई मौत नहीं हुई तो किसी को इसमें क्या परेशानी है। जिस पर एसपी विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंचे। इस दौरान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना। सीएम योगी के इस बयान पर एसपी और कांग्रेस प्रतिक्रिया दे रही है। क्या कुछ कहना इन नेताओं का, आपको भी सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास कोडिन पर कोई सवाल का जवाब ही नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री जी को इधर उधर घुमाना था। इसलिए घुमाते घुमाते कहां चले गए। तो मुख्यमंत्री जी को तो कोई दुनिया के देश में पूछ नहीं रहा है, क्योंकि वो हमेशा जाति, नफरत, धर्म की दीवार पैदा करके दरार पैदा करते हैं। इसलिए दुनिया के देश उन्हें बुलाते नहीं, इसलिए उनको जाने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। अगर वो देश से बाहर जाते तो कुछ वहाँ से सीख कर आते, वो इसे यहाँ लागू करते। नहीं, मुझे तो लगा शायद वो प्रधानमंत्री जी क्योंकि विदेश चले गए तो उनकी बात कर रहे हैं। मुझे तो यही लगा कि वो पार्लियामेंट के दौरान विदेश चले गए थे। ऐसा नहीं कहना चाहिए। सपा के सदस्य आपत्ति जता रहे थे कि उनके नेता को नमूना कहा जा रहा है, अखिलेश यादव को नमूना कह रहे हैं। नहीं कहना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष और पार्लियामेंट में के मेंबर पे इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर अब उन्होंने करी है तो इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। और चलिए आपको ये समझाते हैं कि आज विधानसभा के अंदर जिस कोडिन कफ सिरप को लेकर के पूरा का पूरा सियासी घमासान छिड़ा, वो मामला है क्या। तो देखिए 2000 करोड़ के अवैध नशीली दवाओं के कारोबार का खुलासा हुआ था। कोडिन कफ सिरप मामला जिसमें नेता, माफिया, रसूखदारों के शामिल होने के भी आरोप लगे। इसके अलावा एसटीएफ, एसआईटी और ईडी नेटवर्क के ध्वस्त करने में जुटी है। लगातार इसको लेकर के एक्शन तेज है। कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है और कई कनेक्शंस भी निकलकर सामने आए हैं। तो जो पूरा मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, लखनऊ के केजीएमयू में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़ी खबर, प्रेम विवाह में हिंदू लड़की पर
धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर का सनसनीखेज आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अब हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। लखनऊ में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। केजीएमयू परिसर में भी नारेबाजी हुई, ये भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि वाइस चांसलर ने भरोसा दिया है, विशाखा कमेटी इसकी जांच करेगी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में धर्मांतरण का ये मामला सामने आया। प्रेम विवाह से पहले एक हिंदू रेजिडेंट से धर्म बदलने का दबाव डाला गया। ये दबाव साथ में पढ़ने वाले रेजिडेंट डॉक्टर ने डाला। महिला ने धर्मांतरण का विरोध किया तो प्रेमी ने उसे छोड़ दिया। मानसिक तनाव में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की कोशिश भी की। इस मामले के सामने आने के बाद लखनऊ में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया। आज अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा नारेबाजी हुई। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, शोषण किया और जब शादी की बात आई तब धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। अब हिंदू संगठनों ने आरोपी डॉक्टर को फौरन बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि अस्पताल के वीसी का कहना है कि विशाखा कमेटी की जांच के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। बड़ा संस्थान है, मेडिकल संस्थान, आखिरकार इसके अंदर भी ये लव जिहाद का प्रकरण ये किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा है ऐसा? आपने देखा कि एक रेजिडेंट ने एक हिंदू लड़की को पहले ही अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ लगातार प्रेम पींगे बढ़ाता रहा, शादी करके उसको मतलब अपने अंधेरे में रखा और 4 महीने के अंतराल में फिर दूसरी बार एक हिंदू लड़की को फिर से अपने प्रेम जाल में फंसाया। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है और उसके पीछे ये जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है इसके अंदर जो काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सबके सब मुस्लिम हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से उनका ही एडमिशन क्यों करते हैं, उनको ही रिसर्च क्यों करवा? तो ये बहुत हमारे लिए बहुत गंभीर मैटर है। ये इसमें हमारे लिए सबसे गंभीर चीज ये है कि एक लड़की पे वर्कप्लेस में हरासमेंट हुई है जो उसने लिख के भेजा है। तो सबसे पहले बिकॉज एक महिला इन्वॉल्व है और आप समझ रहे हैं गंभीरता, जब महिला का वर्कप्लेस में कोई हरासमेंट होता है तो उसके लिए एक ऑलरेडी यहाँ पे कमेटी बनी हुई है, विशाखा कमेटी। ऑलरेडी मैटर विशाखा कमेटी को मोस्ट अर्जेंट बेसिस पे रेफर हो गया है। और इस मामले में ज्यादा अपडेट्स के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या ये पूरा मामला है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं इसको लेकर के क्या अपडेट और क्या एक्शन अभी तक हुआ है। देखिए, पहला अपडेट जो विशाखा कमेटी की बात कर रही थी वहां की वीसी, उसके बाद बता दें कि विशाखा कमेटी ने दोपहर 2 बजे तक वक्त दिया था जो आरोपी डॉक्टर रमीज है उनको जवाब देने के लिए। उनकी तरफ से कहा गया कि वो मेडिकली ट्रॉमा में है, इसलिए आज जवाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा जो केजीएमयू प्रशासन उसने कहा कि वो उनके पास भी लीगल मेडिकल की टीम भेज सकते हैं, अगर जवाब उन्हें देना चाहे उनके आवास पर भेजा जा सकता है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसे माना जा रहा कि देर शाम तक जो विशाखा कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट, एक पक्षीय रिपोर्ट देगी, क्योंकि जो आरोपी डॉक्टर है वो विशाखा कमेटी के सामने हाजिर नहीं हो रहे, बहानेबाजी कर रहे हैं। तो देर शाम तक विशाखा कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा जो पूरे मामले की बात करें तो 17 नवंबर को जो पीड़िता है उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, अपने हॉस्टल के कमरे में दवाइयों का ओवरडोज लिया था जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हुई थी। उसको केजीएमसी में ही भर्ती किया गया और 19 दिसंबर को वो वहां से ठीक होकर बाहर निकली। उसके बाद उसके पिता ने बकायदा जो केजीएमयू प्रशासन है उसको और मुख्यमंत्री के जो शिकायत पोर्टल है उस पर एक शिकायत दी थी। बहुत हैरान करने वाला मामला है विनोद, जरा सोचिए, डॉक्टर, एक तो केजीएमयू जितना बड़ा एक मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा डॉक्टर जैसे प्रतिष्ठित पद पर आप हैं और उसके बाद यहाँ पर पहुंचने के बाद भी इस तरह की घृणित मानसिकता बहुत हैरान करने वाली है विनोद। बिल्कुल, शायद यही बड़ी वजह है कि अब तमाम जो एजेंसीज हैं एक्टिव हुई। हमने देखा किस तरह से वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। महिला आयोग की टीम खुद वहाँ पहुंची थी, जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, वो उन्होंने विक्टिम के साथ बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो लीगल एक्शन होगा वो उसका टेक केयर जो है वो महिला आयोग करेगा। इस पूरे मामले में आरोपी को सजा दिलाई जाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि जो पीड़िता थी वो डरी सहमी हुई थी, अब सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो सामने आई है तो उसके शिकायत के आधार पर महिला आयोग जो है बकायदा कंप्लेन देगा, एफआईआर दर्ज कराई देगी। पटना यादव का ये भी कहना था कि उन्होंने इस पूरे मामले को जो है सीएम को भी अपडेट किया है, यानी कि मामला अब सीएम के जानकारी में भी है। तो
ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पहले पीड़िता डर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से बाहर नहीं आ रही थी, बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो बाहर आई है तो उसके कंप्लेंट के आधार पर इस पर लीगल FIR दर्ज होगा और जो BNS के एक्ट्स हैं उसके अधीन कार्रवाई होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जो आरोपी डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जो अब तक जानकारी मिली है, भी पता चला है कि वो पहले भी और योगी सरकार ने ऐसे तमाम मामलों पर सख्ती पहले भी दिखाई है और मैसेज उनका बहुत ही क्लियर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अरावली मामले को लेकर के बड़ी जानकारी है। इस मामले पर पीएम मोदी ने खुद संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है पीएम ने भूपेंद्र यादव के साथ और अधिकारियों के साथ इसको लेकर के बैठक भी की है, क्योंकि आपने देखा होगा हाल के दिनों में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था। हालांकि इसको लेकर के पर्यावरण मंत्री की तरफ से कहा भी गया था कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और साथ ही जिनको दिक्कत है वो कोर्ट भी जा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और बताया जा रहा है कि उन्होंने इसको लेकर मीटिंग्स भी की हैं। चाहे कंपनसेशन अफॉरेस्टेशन में गुड़गांव की 10,000 एकड़ जमीन को रिजर्व करने का विषय हो, चाहे गुड़गांव में 750 एकड़ में ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रेस्टोरेशन करने का विषय हो, और ऐसे अनेकों विषय सरकार के द्वारा किए गए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने ही अरावली हिल्स और अरावली को लेकर के एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया और ओनली द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस ऑफ माइनिंग, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली के, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग। और इसलिए जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूं, टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंड फॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहां का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंड फॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, NCR रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। NCR का अर्थ हो गया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और जहां तक अलवर का NCR लगता है। तो जब NCR रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। दूसरा, ये डेफिनेशन आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ अरावली को बचाने को लेकर प्रदर्शन जारी है। उदयपुर में सड़कों पर सैकड़ों लोग आज उतरे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। इस बीच आंदोलनकारियों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस की भी झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ अन्य लोगों की गिरफ्तारियां भी हालांकि की गई। प्रदर्शन करने के दौरान युवाओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अरावली पर्वतमाला को लेकर अपने फैसले में बदलाव नहीं करते तो भूमाफिया आने वाले कुछ समय में ही अरावली पर्वतमालाओं को नष्ट कर देंगे। अरावली पर्वतमाला है, यह कोई पहाड़ नहीं है, यह हमारी मातृभूमि है। ये हमारे अभिभावक हैं जिन्होंने वर्षों से हमारी सभी प्रकार के आंधी, तूफान, बारिश, भूकंप सभी से हमारी रक्षा की है और एक अभिभावक की तरह खड़े रहे हैं। साथ ही हमारा जैसे एक अभिभावक अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसी तरीके से अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाले फल, फूल, वनस्पति, औषधि सभी ने हमारा पालन पोषण किया है। अरावली प्रेमी या इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 90 फीट से नीचे, 90 मीटर से नीचे जितनी भी अरावली होगी वो कटी जाएगी, तो बचेगा क्या? तो मेरा सभी आवाम से, सभी देशवासियों से, देश प्रेमियों से ये निवेदन है कि जीवन होगा क्या? जल जंगल जीवन के पीछे पड़ गई है सरकार और इनके हाथ में मैनेजमेंट रहेगा। खाली कुछ व्यापारी लोगों के चक्कर में ये हमारे को हानि पहुंचाना चाहती है। बात अगली खबर की। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बना दी है।
जनता उन्नयन पार्टी नाम रखा है। हुमायूं कबीर की नई पार्टी है जनता उन्नयन पार्टी। पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है इन्होंने। बेलडांगा और एजी नगर सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी को एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा कह रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम रखा जनता उन्नयन पार्टी। पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए उन्होंने टेबल और ट्विन रोजेस की मांग की है। और चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं, बताते हैं हुमायूं कबीर का बंगाल का सियासी प्लान क्या है। कभी ममता दीदी के खास रहे हुमायूं कबीर ने दरअसल पश्चिम बंगाल में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ 75 जिलों में पार्टी का मजबूत नेटवर्क भी लगातार वो तैयार कर रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कि हम नेटवर्क खड़ा करेंगे। नई पार्टी से ममता दीदी की टीएमसी को ही सबसे ज्यादा चुनौती देने का मन बनाया है। 182 से 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का इनका प्लान है। उम्मीदवार उतारेंगे अपनी पार्टी के। इसके अलावा कम से कम 90 से 100 सीटें जीतने की कोशिश होगी। किंग मेकर बनूंगा, ऐसा वो कह चुके हैं पहले भी। बंगाल में टीएमसी बीजेपी विरोधी नए मोर्चे को खड़ा करने की उनकी तैयारी है। और ये भी बताते हैं कि कांग्रेस ओवैसी और लेफ्ट को गठबंधन में आने का न्योता भी दिया है कि मिलकर लड़ेंगे। सत्ता न मिली तो कम से कम किंग मेकर की भूमिका जरूर निभाऊंगा, ये दावा भी हुमायूं कबीर पहले कर चुके हैं। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव में क्या असर इसका होता है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में दरअसल नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया और इसी के साथ उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। नई पार्टी बनाने का इरादा साफ करने के साथ ही हुमायूं कबीर ने भी साफ कर दिया कि उनका मुकाबला किसी शख्स से नहीं। कभी ममता दीदी के करीबी रहे हुमायूं कबीर ने अब टीएमसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। टाइम्स नाउ भारत से खास बातचीत में हुमायूं कबीर ने कहा कि उनका मकसद ममता बनर्जी की पार्टी को सत्ता से हटाना है और इसके लिए उन्हें पूरे बंगाल का और खास तौर पर मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है। और इसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अब हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने का सपना देख रहे हैं। और यही कारण है कि मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने विवादित नई बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाने का ऐलान किया। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ममता बनर्जी ने कभी लेफ्ट के घर को ध्वस्त किया था, लेकिन अब ममता दीदी के शागिर्द ने यही फॉर्मूला अपनाया है और किंग मेकर का सपना देखा है। दरअसल क्या है कि पूर्वोत्तर राज्यों को ओवैसी बनने की हुमायूं कबीर चाहत रखते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में 27% मुस्लिम है। वर्तमान में करीब 32% मुस्लिम आबादी का अनुमान है। 130 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव है और यही 130 में से 90 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट जो है वो गेम चेंजर हर विधानसभा चुनाव में साबित होते हैं। इसलिए मुस्लिम वोट के सहारे हुमायूं कबीर किंग मेकर बनना चाहते हैं। 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है और कह तो ये रहे कि समर्थन मिला तो 294 सीटों पर लड़ेंगे। मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ममता दीदी को हुमायूं कबीर चुनौती देंगे और बताया जा रहा है कि कम से कम 135 सीटों पर ममता का गेम हुमायूं कबीर जरूर बिगाड़ सकते हैं।